हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो एमएस सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमएस सेकंड सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, यानी अरस्तू साहब की जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी है, या जो उन्होंने त्रासदी की परिभाषा दी है, डिफिनीसन दी है, या जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणा या सिद्धांत जो हैं, उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये अक्सर पिछली बार हमने देखा है कि जो परीक्षाएं हुई हैं सेकेंड सेमेस्टर की, उनमें हर यूनिवर्सिटीज़ में दोस्तों ये क्वेश्चन चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में किसी न किसी प्रकार से आया हुआ है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए कि अरस्तू साहब ने जो ये आपका मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो आपका पेपर है, उसी से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन, यानी किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन अरिस्टोटल या अरस्तूज थ्योरी ऑन द कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी। जी हाँ, ये जो एक नोट लिखना है, एक लेख आपको अरस्तू साहब का जो थ्योरी ऑन द कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी है, इसके ऊपर क्या करना है, एक लेख लिखना है। यानी त्रासदी की अवधारणा जो है, उसकी जो थ्योरी है, उसके ऊपर एक लेख लिखना है। ये कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, या ट्रेजेडी के डिफिनीशन लिखने के लिए आ सकता है अकॉर्डिंग टू अरस्तू। इस तरह से वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो इसके अनुसार दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इसको आपको लिखना है। समझ लीजिए, आसानी से आप लिख पाएंगे इसको। तो अरस्तू आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ लिटरेचर। जी हाँ, अरस्तू साहब क्या थे, एक महान, यानी जो महानतम आप कह सकते हैं, जो क्रिटिक थे, आलोचक थे दोस्तों, क्रिटिक्स थे, उनमें से एक थे। यानी साहित्यिक आलोचक, जो महान साहित्यिक आलोचक थे, उनमें से एक थे। हु आज बॉर्न इन 384 BC, यानी जिनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, 384 ईसा पूर्व हुआ था। ही प्रोड्यूस्ड हिज ग्रेट वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म व्हिच इज नोन एज द पोएटिक्स। यानी उन्होंने अपनी महान रचना जो क्रिटिसिज्म के ऊपर, आलोचना के ऊपर लिखी थी, उसका नाम क्या था दोस्तों, पोएटिक्स नाम था। जी हाँ, पोएटिक्स के बारे में क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए भी आ सकता है, तो ये जाने रहिएगा। उनकी महान रचना, इसको आप काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं, तो ये उनकी महान रचना थी। इसी के मतलब ये जो आलोचना से रिलेटेड रचना थी। इट इज़ अ फ्रेगमेंटली एंड इनकम्प्लीट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी ये जो रचना थी, ये एक खंडित, या यूँ कह सकते हैं कि आधी अधूरी जो है वो रचना थी, पूरी नहीं थी, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर लिखी गई थी, यानी साहित्यिक आलोचना पर। व्हिच डील्स विद ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक। यानी जिसमें जो है ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक के बारे में बताया गया है। अरस्तू साहब ने बताया। ट्रेजेडी का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, नाटक का ये प्रकार होता है। यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है, त्रासदी और कॉमेडी जो है, ये दोनों क्या हैं, नाटक के प्रकार हैं। एपिक यानी महाकाव्य। आगे देखते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। इट कंटेन्स 26 चैप्टर इन विच ही कीप्स द समरी ऑफ हिज लेक्चर्स डिलीवर्स टू स्कॉलर्स रिटन आइदर बाई देम आर हिमसेल्फ। जी हाँ, इट कंटेन्स 26 चैप्टर, यानी इसमें क्या है, 26 चैप्टर हैं, 26 अध्याय हैं। इन विच, जिसमें क्या किया है, ही कीप्स द समरी, उन्होंने सारांश को रखा है। किस चीज़ के सारांश को, ऑफ हिज लेक्चर्स, यानी अपने व्याख्यानों के सारांश को रखा है। डिलीवर टू स्कॉलर्स, जो विद्वानों को दिए गए हैं। रिटन आइदर बाई देम आर हिमसेल्फ, या तो उनके द्वारा अर्थात विद्वानों द्वारा वो लिखे गए हैं, या तो उनके स्वयं यानी अरस्तू साहब के द्वारा लिखे गए हैं। यानी इस रचना में क्या किया गया है, उन्होंने अपने जो व्याख्यान यानी जो लेक्चर्स दिए हैं विद्वानों को, उन्हीं लेक्चर्स को समायोजित किया गया है, या तो उनके द्वारा या तो उन विद्वानों के द्वारा। आगे देखते हैं। अरस्तू वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड डिसिपल ऑफ प्लेटो। अरस्तू साहब क्या थे, एक महान विद्वान थे और प्लेटो के शिष्य थे। दोस्तों, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही
महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं जो कि सुकरात के शिष्य थे। उन्हीं के शिष्य क्या थे, अरस्तु साहब थे। इन द पोएटिक्स यानी काव्यशास्त्र में हिज पर्पज टू गिव अ रिप्लाई टू द चार्जेज ऑफ हिज टीचर यानी प्लेटो, यानी इस रचना में पोएटिक्स में उनका उद्देश्य जो रहा है, पर्पज रहा है क्या करने का, टू गिव अ रिप्लाई यानी उत्तर देने का किस चीज़ को, टू द चार्जेज ऑफ हिज टीचर प्लेटो, यानी जो प्लेटो ने यानी उनके जो अध्यापक थे प्लेटो, उन्होंने जो चार्जेज उनके ऊपर आरोप लगाए थे, जिस चीज़ के बारे में उनसे पूछा था, उसी का उत्तर देने का प्रयास इसमें किया गया। उनका उद्देश्य यही था। हु प्लीडेड दैट यानी जिन्होंने कहा था, क्या कहा था कि पोएट्स एंड पोएट्री, जी हाँ पोएट्स एंड, यहाँ पर पी होना चाहिए था, पोएट्स एंड पोएट्री शुड बी आउटस्टेड फ्रॉम द आइडियल रिपब्लिक, यानी प्लेटो का ये मत था कि कवि और कविता को इस आइडियल रिपब्लिक जो है यानी आदर्श गणराज्य जो है, इससे उन्हें बाहर कर देना चाहिए, ऐसा उनका मत था। तो इसी के आरोप में जो ये मतलब उनका मत था, इसका जो प्रत्युत्तर दिया है उसको समाहित किया गया है। तो ये मतलब प्लेटो साहब का ऐसा मत था। अब देखते हैं अरस्तूज कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, जी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, यानी अरस्तू का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है, त्रासदी की अवधारणा है, उसको समझते हैं। मेन जो आपका है वो यही है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो यहाँ से समझते हैं, इन पोएटिक्स ऑफ अरस्तू इज मेनली कंसर्न विद ट्रेजेडी, यानी जो द पोएटिक्स ऑफ अरस्तू यानी पोएटिक्स जो है, काव्यशास्त्र जो अरस्तु साहब का है, वो मुख्य रूप से ट्रेजेडी से संबंधित है। ही डिफाइंस ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग वर्ड, यानी ट्रेजेडी की परिभाषा उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में दी है। कैसे दी है देखते हैं दोस्तों। ये परिभाषा उनकी है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके आते हैं 2 नंबर 3 नंबर के, उनमें भी दोस्तों ये आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। तो देखते हैं, ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। जी हाँ, ट्रेजेडी क्या है, कार्य की, केवल कार्य की नकल है। जी हाँ, ट्रेजेडी क्या है, कार्य की नकल है। दोस्तों ये भी आता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये लाइन आपकी दी रहेगी, परिभाषा दी रहेगी कि ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है किसका है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये अरस्तु साहब नहीं कहा था। आगे देखते हैं, सीरियस, गंभीर, कंप्लीट, पूर्ण एंड अ सर्टेन मैग्नीट्यूड यानी निश्चित परिमाण, इन अ लैंग्वेज इम्ब्लिश्ड यानी अलंकृत भाषा में, एक अलंकृत भाषा में, विथ ईच काइंड्स ऑफ आर्टिस्टिक कंटेंट, यानी प्रत्येक प्रकार के जो कलात्मक कंटेंट हैं उनके द्वारा परिपूर्ण। द सेवरल काइंड यानी जिनमें से विभिन्न प्रकार जो है, बीइंग फाउंड प्राप्त किया जा सकता है इनको, इन सेपरेट पार्ट ऑफ द प्ले यानी प्ले के, नाटक के भिन्न भिन्न भागों में, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन यानी कार्य के रूप में, नॉट ऑफ नरेशन के और वर्णन के रूप में नहीं। थ्रो पिटी एंड फियर यानी दया और डर के माध्यम से, इफेक्टिंग यानी प्रभावित करता है, द कैथारसिस आर द प्रॉपर प्रोगेशन ऑफ दीज इमोशंस यानी इन इमोशंस के, इन भावनाओं के क्या करता है, ऊपर की जो फियर एंड पिटी की बात है, उस भावनाओं के क्या करता है, उसके उचित शुद्धिकरण या विरेचन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये दोस्तों क्या है, अरस्तु साहब की ट्रेजेडी की डिफिनेशन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं, अरस्तु डिफिनेशन कंटेंट्स द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी अरस्तु साहब की जो परिभाषा है वो निम्नलिखित एलिमेंट जो हैं, उसमें अवयव जो हैं उनको समाहित करती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से अवयव हैं। पहला है इमिटेशन आर मिमेसिस, यानी नकल या अनुकरण जिसको आप कह सकते हैं, ये पहली चीज़ इस परिभाषा से निकल कर आई। दूसरा निकल के आया कंप्लीटनेस, यानी पूर्णता होनी चाहिए। द ट्रेजेडी शुड बी कंप्लीट, यानी ट्रेजेडी को कंप्लीट होना चाहिए, त्रासदी को पूर्ण होना चाहिए। हुच मस्ट हैव अ डिग्निटी, बिगनिंग, अ मिडिल एंड अ एंड, यानी जिसमें और क्या होना चाहिए दोस्तों, एक डिग्निटी होनी चाहिए यानी गरिमा होनी चाहिए, बिगनिंग आरंभ, मिडिल मध्य, एंड एन एंड, और एक अंत होना चाहिए। यानी जिसमें ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी को पूर्ण होना चाहिए, उसमें
उसकी मतलब उसमें गरिमा, शुरुआत और मध्य तथा अंत भी होना चाहिए। तीसरा है मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसमें। और चौथा है एम्बलिश्ड लैंग्वेज, यानी अलंकारिक भाषा होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब दोस्तों है परिमाण होना चाहिए, और ये क्या है, एम्बलिश लैंग्वेज यानी अलंकारिक भाषा होनी चाहिए। पांचवा आपका है एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर, यानी दया और डर के अवयव भी होने चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है उनकी परिभाषा से। छठवां आपका है अफेक्टिंग द पावर पुरगेशन ऑफ इमोशन, यानी भावनाओं का उचित यानी सही तरीके से शुद्धिकरण का प्रभाव होना चाहिए, उसका प्रभाव होना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके अरस्तू के डिफिनीसन से निकल कर आ रही हैं कि ये सारे एलिमेंट जो है अरस्तू साहब ने बताया है कि एक ट्रेजेडी में होने चाहिए। अब आगे देखते हैं कि एवरी ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी प्रत्येक ट्रेजेडी, प्रत्येक त्रासदी क्या है, कार्य की नकल है। द फर्स्ट एलिमेंट, यानी अब ट्रेजेडी के एलिमेंट की बात हो रही है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज़ द प्लॉट, यानी पहला अवयव जो है, घटक जो है ट्रेजेडी का, वो क्या है दोस्तों, प्लॉट है। प्लॉट का मतलब आप समझते हैं कथानक। नाटक के जो मतलब प्ले के जो घटक होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनमें से प्लॉट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तू साहब के अनुसार क्या है, प्लॉट जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आगे देखते हैं हेडिंग के द्वारा इसेंशियल फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी के महत्वपूर्ण अवयव या महत्वपूर्ण घटक जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग द डिफिनीशन ऑफ ट्रेजेडी अरस्तू एग्जामाइंस द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, यानी डिफिनीशन के बारे मतलब डिफिनीशन का वर्णन करने के बाद जो है अरस्तू साहब क्या करते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं यानी परीक्षण करते हैं द नेचर एंड फंक्शन, यानी प्रकृति और कार्य ऑफ ट्रेजेडी, यानी त्रासदी के कार्य और प्रकृति उसकी क्या है, इसका भी वो निरीक्षण करते हैं, परीक्षण उसका करते हैं दोस्तों। उसके बाद अरस्तू पॉइंट आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी व्हिच आर द फॉलोइंग, यानी अरस्तू क्या करते हैं, महत्वपूर्ण घटक या मूल घटक के बारे में ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं, उसका संकेत करते हैं दोस्तों, जो कि नीचे दिए गए हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए। अब दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसेंशियल फीचर ऑफ ट्रेजेडी क्या है अकॉर्डिंग टू अरस्तू, यानी अरस्तू के अनुसार इसेंशियल फीचर ऑफ ट्रेजेडी क्या है। तो इस तरह से आप बताएंगे, या उनका वर्णन करने के लिए ये भी आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आ सकता है या शॉर्ट आंसर में केवल इनके फीचर्स बताने के लिए ही आ सकता है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, जैसा कि अरस्तू साहब ने बताया है। तो पहला आपका है प्लॉट, यानी कथानक, मेथड जिसको कहते हैं, कैरेक्टर यानी चरित्र जो है, और फिर डिक्शन है यानी उच्चारण, डिक्शन जो होता है, थॉट यानी विचार जो हैं, और स्पेक्टिकल जिसको तमाशा कह सकते हैं, और सॉन्ग यानी गीत। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, ये सारे पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू अरस्तू के अनुसार जो है ये ट्रेजेडी के इसेंशियल फीचर्स हैं। अब देखते हैं नंबर 1 के बारे में चर्चा करते हैं। लॉन्ग आंसर है दोस्तों, तो सबके बारे में आप समझ लेते हैं। प्लॉट के बारे में समझिए, कैरेक्टर एंड थॉट आर कंसर्न विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कैरेक्टर और थॉट जो होते हैं, यानी पात्र और उसका जो विचार होता है, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी उसकी प्रस्तुति के जो अवयव हैं उससे क्या है, संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं डिक्शन एंड सॉन्ग, यानी डिक्शन और सॉन्ग जो है, यानी जिसको मेलोडी कहते हैं, गीत कहते हैं, हैव टू डू विथ द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड स्पेक्टिकल रिलेट्स द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी ये क्या है, हैव टू डू विद द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी ये प्रस्तुति के साधन के रूप में डिक्शन और सॉन्ग होते हैं। और स्पेक्टिकल क्या है दोस्तों, जो आपका तमाशा कह सकते हैं, आप राज कह सकते हैं, तो ये रिलेट्स करता है द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुति के ढंग से ये रिलेट करता है। अब आगे देखते हैं कि प्लॉट एज द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, यानी प्लॉट जो महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण भाग है ट्रेजेडी का। इस हेडिंग के माध्यम से आप समझते हैं कि अरस्तु कंसीडर
प्लॉट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी अरस्तु इसका विचार रखते हैं या ये विचार रखते हैं कि एज द मोस्ट प्लॉट क्या है, एक महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण घटक है। इन द वर्ड ऑफ अरस्तु द प्लॉट इज़ द फर्स्ट थिंग, यानी अरस्तु के शब्दों में प्लॉट जो है पहली चीज़ है। कैरेक्टर इज सेकेंडरी, यानी कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है गौड़ है, यानी प्रथम स्थान प्लॉट का है, कथानक का है त्रासदी में, ऐसा अरस्तु साहब ने कहा है। और बाकी कैरेक्टर इत्यादि जो है वो गौड़ स्थिति में होता है, यानी द्वितीय की स्थिति में। इन अरस्तु वर्ड प्लॉट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी अरस्तु साहब के शब्दों में प्लॉट क्या है, पहला सिद्धांत है। द सोल ऑफ ट्रेडी, यानी सोल ऑफ ट्रेडी है दोस्तों, प्लॉट जो है सोल ऑफ ट्रेडी यानी त्रासदी की आत्मा। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर में कि सोल ऑफ ट्रेडी किसे कहा जाता है, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं कि प्लॉट जो होता है वो सोल ऑफ ट्रेडी होता है। आगे देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है प्लॉट का, उनके इस प्लॉट का यानी कथानक का, वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट, यानी घटनाओं की व्यवस्था। घटनाओं की व्यवस्था जो है वो प्लॉट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आगे देखते हैं, ट्रेडी नॉट द इमिटेशन ऑफ मैन। ट्रेडी क्या है, मैन का इमिटेशन नहीं है दोस्तों, यानी व्यक्ति की नकल नहीं है। बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेडी त्रासदी जो है वो किसी व्यक्ति की नकल नहीं है। इट इज़ द इमिटेशन ऑफ मैंस एक्शन एंड लाइफ्स हैप्पीनेस एंड मिजरी, यानी ये नकल किस चीज़ की है, व्यक्ति के कार्य, उसके जीवन के सुख और दुख का नकल होता है। यानी ट्रेडी क्या है, वो इमिटेशन तो है, नकल है, लेकिन वो किस चीज़ की है, व्यक्ति की नकल नहीं है, जबकि वो क्या है, व्यक्ति के कार्य, उसके सुख दुख का नकल होता है, यानी जीवन के। तो आगे देखते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट इज़ द प्लॉट, यानी अब ये भी प्लॉट के बारे में हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट यानी घटनाओं की व्यवस्था ही प्लॉट होता है। अब आगे देखते हैं, ट्रेडी इज पॉसिबल विदाउट कैरेक्टर। ट्रेडी बिना कैरेक्टर के हो सकती है, बट नॉट विदाउट एक्शन, लेकिन बिना कार्य के नहीं हो सकती। आप प्ले विदाउट एक्शन, एक नाटक जो है बिना एक्शन के, बिना कार्य के, वुड बी अ प्ले, एक नाटक हो सकता है, इन विच नथिंग हैपेंड, कि जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, यानी बिना एक्शन के, बिना कार्य के अगर कोई ट्रेडी है तो इस तरह से होगी कि जिसमें कोई घटना घटित ही नहीं हुई है। देयर इज़ नो स्टार्ट, ना ही उसकी शुरुआत है, ना ही उसका मध्य है, ना ही मतलब नो मिडिल एंड नो एंड, और ना ही उसकी कोई समाप्ति है। तो इस तरह से ट्रेडी जो है हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट इज़ द प्लॉट, यानी वही बात एक बार फिर से आ रही है कि घटनाओं की व्यवस्था है उसी को प्लॉट करते हैं। हेंस इस अतः जो है प्लॉट इज़ द मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ ट्रेडी, यानी प्लॉट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है त्रासदी का। अब आगे देखते हैं कि द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ट्रेडी इज कैरेक्टर, यानी अगला जो महत्वपूर्ण घटक है ट्रेडी इज कैरेक्टर, यानी चरित्र है। अगला महत्वपूर्ण घटक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ट्रेडी, जो ट्रेडी का महत्वपूर्ण घटक है, इज कैरेक्टर माने चरित्र होता है। कैरेक्टर विदाउट एक्शन, यानी बिना कार्य के चरित्र जो है, विल नॉट अचीव द एंड ऑफ अ ट्रेडी, यानी जो कैरेक्टर है बिना कार्य के ट्रेडी के अंत पर नहीं पहुंच सकता है। अ ग्रुप ऑफ स्पीचेज इज नॉट अ ड्रामा, यानी स्पीचेज भाषणों का समूह आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीचेज भाषणों का समूह इज नॉट अ ड्रामा, एक ड्रामा नहीं होता है, अनलेस द स्पीचेज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लॉट, जब तक कथानक में इन स्पीचेज को, इन भाषणों को समाहित नहीं किया जा सकता है, सम्मिलित नहीं किया जाता, तब तक क्या है, ये एक ड्रामा नहीं होती है। आगे देखते हैं, देयर कैन नॉट बी अ ड्रामा, तो वो ड्रामा नहीं होता है, ड्रामा नहीं हो सकता। दो सेलेक्टेड पीसेस फ्रॉम शेक्सपियर आर एनी अदर ड्रामेटिस्ट, यानी थ्रो, यानी उसके जरिए सेलेक्टेड पीसेज, यानी जो चुनिंदा आप कह सकते हैं भाग आप फ्रॉम द शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर साहब के अथवा किसी अन्य ड्रामेटिस्ट के, किसी अन्य नाटककार के, कैन बी इंटरेस्टिंग, रुचिकर हो सकते हैं, एंड एंटरटेन, यानी रुचिकर और
रोमांचित करने वाले हो सकते हैं, खुश करने वाले, इंटरटेन करने वाले, बट दे कैन नॉट फ्रॉम अ ड्रामा, लेकिन वो एक ड्रामा के फॉर्म में नहीं हो सकते। यानी किसी भी नाटककार, चाहे शेक्सपियर साहब हो या अन्य कोई हो, उसके किसी भाग को अगर आप ले लेंगे, उसमें से कुछ सिलेक्टेड पीसों को ले लेंगे, तो वो क्या होंगे, एक मतलब इंटरटेन करने के लिए एक साधन हो सकता है, लेकिन वो एक ड्रामा नहीं हो सकता, ऐसा अरस्तू साहब कहते हैं। डिफरेंट सोलिक्यूज सिलेक्टेड फ्रॉम द हेमलेट कैन नॉट फॉर्म अ ड्रामा, यानी डिफरेंट भागों को, भिन्न भिन्न चीज़ों को मतलब लेकर के हेमलेट का वो एक ड्रामा नहीं हो सकता, अनलेस दे आर मैथेटिकली प्लेस्ड इनटू द माउथ ऑफ कैरेक्टर, जब तक कि उनको एक तकनीकी तरीके से क्या करते हैं कि माउथ ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के मुंह में नहीं रखते। कहने का मतलब पात्र के मुंह से नहीं कहलवाते। इसका मतलब ये है मुंह में रखने का मतलब कि उन घटनाओं को, उन चीज़ों को जब तक पात्र के मुंह से उसका वर्णन नहीं करवाते, तब तक वो एक नाटक नहीं हो सकता। आगे देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर था ट्रेजेडी का, वो क्या था, कैरेक्टराइजेशन। अकॉर्डिंग टू अरस्तू, कैरेक्टराइजेशन जो है यानी चरित्र चित्रण जिसको आप कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अबाउट कैरेक्टराइजेशन अरस्तू पॉइंट्स आउट द इसेंशियल ऑफ अ गुड कैरेक्टर, यानी कैरेक्टराइजेशन के बारे में, यानी चरित्र चित्रण के बारे में अरस्तू पॉइंट आउट, संकेत करते हैं द इसेंशियल ऑफ अ गुड कैरेक्टर, यानी गुड कैरेक्टर के जो महत्वपूर्ण, उसके आवश्यक चीज़ें हैं अच्छे पात्र की, उसके बारे में वो बताते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। नंबर 1 है गुडनेस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर, यानी अच्छाई जो है वो कैरेक्टर की प्रथम चीज़ है, प्रथम विशेषता है आप कह सकते हैं। दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट, वो एक उपयुक्त होना चाहिए दोस्तों, उन्हें उपयुक्त होना चाहिए। और दे मस्ट बी लाइफ लाइक, यानी वो उन्हें सजीव होना चाहिए। दे मस्ट हैव कंसिस्टेंसी, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। तो ये सारे जो कैरेक्टराइजेशन के मतलब फीचर्स हैं, गुण हैं अरस्तू के अनुसार, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। अब आगे देखते हैं इसी के बारे में कि अबाउट द ट्रेजिक हीरो, यानी ट्रेजिक हीरो के बारे में कहने का मतलब जो त्रासदी का नायक है उसके बारे में अरस्तू साहब कहते हैं दैट ही इज़ नाइदर परफेक्टली गुड नार कम्प्लीटली बैड। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि वो पूरी तरह से ना ही अच्छा होना चाहिए और ना ही पूरी तरह से बुरा होना चाहिए, यानी दोनों गुण उसमें होने चाहिए अकॉर्डिंग टू अरस्तू साहब के, कि जो ट्रेजिक हीरो है ही इज़ नॉट परफेक्टली गुड नार कम्प्लीटली बैड, नाइदर परफेक्टली गुड और नार कम्प्लीटली बैड, ना ही वो बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा होना चाहिए। आगे देखते हैं ही मस्ट बी अ पर्सन स्लाइटली बेटर, वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। दैन अस, यानी हमसे थोड़ा बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ही ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ इमिनेंस ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिलिबरेटेड वीकनेस आर सम एरर ऑफ जजमेंट ऑन हिज पार्ट, यानी उसको क्या होना चाहिए, वो प्राप्त करता है क्या चीज़, एक मतलब प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकता, मतलब करता है ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिलिबरेटेड वीकनेस, अपने जानबूझकर की गई गलतियों के माध्यम से, अथवा सम एरर ऑफ जजमेंट आप ऑन हिज पार्ट, यानी उसकी जो भूमिका के जो कुछ जजमेंट हैं, एरर जजमेंट हैं, कहने का मतलब कि जो गलत निर्णय हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा वो एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। द कैरेक्टर हैज़ टू बी ट्रू टू हिज टाइप रैंक प्रोफेशन आर क्लास, यानी करेक्टर को क्या होना चाहिए दोस्तों, चरित्र को होना चाहिए अपने मतलब प्रकार, ओहदे और प्रोफेशन, जो उसका मतलब प्रोफेशन है, उसका कार्य है, और क्लास और अपने वर्ग के प्रति क्या होना चाहिए, उसे ट्रू होना चाहिए। बी ट्रू यानी सच्चा होना चाहिए। आगे देखते हैं ही मस्ट बी लाइक अ ट्रेडिशनल आर हिस्टोरिकल फिगर, यानी उसे क्या होना चाहिए, एक पारंपरिक या ऐतिहासिक चित्र मतलब ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, यानी उसे डेवलपमेंट विकसित होना चाहिए, यानी विकास के प्रति सोचना चाहिए। ही मस्ट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी इन व्हाट ही सेज एंड डज, यानी जो वो कहता है या और करता है, यानी सेज एंड डज, यानी जो करता है कहता है, उसे उसकी जो नेसेसिटी यानी आवश्यकताएं या प्रोबेबिलिटी यानी जो मतलब आवश्यकता और जो पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए,
उनकी डिमांड को फुलफिल करना चाहिए, यानी उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। डिक्शन समझिए, डिक्शन क्या है। डिक्शन जो थर्ड मेन फीचर्स है उसके बारे में समझते हैं कि अनादर उच्चारण जिसको डिक्शन को कह सकते हैं आप। अनादर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेडी इज द पोएटिक डिक्शन। ये क्या होता है, दूसरा जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है आप दी ट्रेडी यानी त्रासदी की, इज़ द पोएटिक डिक्शन यानी काव्यात्मक उच्चारण होता है। अरस्तु ट्रीट्स डिक्शन as an active concept and relates it closely to the poet's command of the meter। यानी अरस्तु साहब क्या करते हैं कि डिक्शन को क्या बताते हैं, एक एक्टिव कॉन्सेप्ट बताते हैं, यानी एक्टिव कॉन्सेप्ट अवधारणा बताते हैं जो जिसको संबंधित करते हैं बहुत ही नज़दीकी से टू द पोएट्स कमांड ऑफ द मीटर, यानी मीटर पर जो पोएट्स की कमांड होती है उसका आदेश होता है। मीटर्स का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, जो काव्य रचना के तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उसमें मीटर जो लिखने का तरीका होता है मीटर उसमें होता है दोस्तों, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। इट इज़ नॉट मेटेरिकल, यानी इसको आप मतलब छंद से मतलब छंदमयी नहीं कह सकते हैं। मेटेरिकल कंपोजिशन यानी छंदमयी रचना नहीं होती है, बट एक्ट ऑफ मेकिंग मेटेरिकल कंपोजिशन। लेकिन ये मेटेरिकल कहने का मतलब कि छंदबद्ध रचना के मतलब बनाने का कार्य है। ये क्या होता है, उसके बनाने का कार्य होता है। इन ट्रेडी देयर शुड बी पोएटिक एक्सप्रेशन विदाउट बीइंग कॉमन प्लेस, यानी ट्रेडी में क्या होना चाहिए, पोएटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। पोएटिक एक्सप्रेशन यानी काव्यात्मक जो एक्सप्रेशन है उसका अभिव्यक्ति है, ये चीज़ होना चाहिए विदाउट बीइंग कॉमन प्लेस, बिना साधारण स्थान के। आप चौथा देखते हैं, थाट यानी विचार क्या चीज़ है। थाट इज़ द पावर ऑफ सेइंग व्हाट एवर कैन बी सेड आर व्हाट इज अप्रोप्रिएट प्रिएट टू द ओकेशंस, यानी थाट्स क्या है, विचार है, पावर ऑफ सेइंग कहने की शक्ति है, व्हाट एवर कैन बी सेड जो कुछ कहा जाता है उसके कहने की शक्ति है, और व्हाट इज अप्रोप्रिएट टू द ओकेशन अथवा जो ओकेशन के लिए महत्वपूर्ण है वो थाट्स होता है, विचार होता है। आगे देखते हैं, थाट इज रिक्वायर्ड वेयर स्टेटमेंट इज मेड आर सम स्टेटमेंट इज प्रूव्ड आर डिसअप्रूव्ड, यानी थाट की ज़रूरत पड़ती है, विचार की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर स्टेटमेंट मेड यानी जहाँ पर स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कहने का मतलब कि कथन जो है कहे जाते हैं, आर सम स्टेटमेंट इज प्रूव्ड अथवा कुछ स्टेटमेंट को प्रूफ सिद्ध किया जाता है, आर डिसअप्रूव्ड अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है, मतलब किया जाता है, वहाँ पर मतलब थाट्स की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं उसके आगे, थाट्स इज़ द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट इन अ ट्रेडी, यानी थाट्स क्या होता है, ट्रेडी में एक बौद्धिक एलिमेंट होता है, बौद्धिक एलिमेंट तत्व होता है दोस्तों। एंड इट इज़ एक्सप्रेस थ्रू द स्पीच ऑफ कैरेक्टर, और ये एक कैरेक्टर के पात्र के भाषण के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है। दिस मीन्स दैट ओनली सच स्पीचेज आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब ये है कि कुछ स्पीचेज जो हैं, केवल कुछ स्पीचेज ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होती हैं। अस दे एक्सप्रेस, जैसा कि उसका वर्णन किया गया है, व्यक्त किया गया है, द व्यूज़ एंड फीलिंग ऑफ अ कैरेक्टर, यानी एक्सप्रेस द व्यूज, जो व्यूज का उसके मतलब व्यूज का, और फीलिंग ऑफ अ कैरेक्टर यानी कैरेक्टर उसके पात्र की जो फीलिंग है उसको मतलब एक्सप्रेस करती है। अब पांचवा है आपका स्पेक्टेकल यानी तमाशा जिसको आप कह सकते हैं। स्पेक्टिकल आर द सीनिक इफेक्ट हैज़ मोर टू डू विथ स्टेज क्राफ्ट देन द राइटिंग ऑफ द पोएट्री, यानी तमाशा क्या होता है दोस्तों, एक मतलब आप कह सकते हैं प्राकृतिक प्रभाव आप कह सकते हैं होता है, मोर टू डू विथ स्टेज की, जैसा स्टेज क्राफ्ट यानी जैसा कि मंच रचना से ज़्यादा देन द राइटिंग ऑफ पोएट्री, यानी काव्य लेखन में क्या है, मंच रचना का जो आप कह सकते हैं कि महत्व है उससे ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो मतलब प्रभावित वो जो होता है स्पेक्टिकल। अरस्तु आगे देखते हैं, अरस्तु इज ऑफ द ओपिनियन, यानी अरस्तु का विचार है, दैट द ड्रामेटिस्ट मस्ट डिपेंड फॉर हिज इफेक्ट,
कि उनका विचार है कि ड्रामेटिस्ट को डिपेंड होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए आप फार हिज इफेक्ट यानी अपने प्रभाव के लिए ऑन हिज ओन पावर्स यानी अपनी शक्तियों पर, रेदर देन ऑन स्पेक्टिकल यानी तमाशा के अलावा, तमाशा से ज़्यादा जो है उन्हें अपनी पावर्स पर डिपेंड होना चाहिए, ऐसा अरस्तु साहब कहते हैं। आगे देखते हैं कि फोर फियर एंड पिटी, जी हाँ क्या लिखा है, फियर एंड पिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई स्पेक्टिकुलर मीन्स यानी फियर और पिटी जो हैं वो तमाशा या रहस्यमयी ढंग से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी मतलब दया और डर की बात हो रही है। बट इट इज़ मोस्ट बेटर, लेकिन ये उनसे अच्छा है, बेटर है, टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करने के, देम बाई द वे यू राइट यू प्ले यानी जो तुम लिखते हो और जो तुम खेलते हो। अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अनुसार देयर कैन बी नो वर्स एनिमी ऑफ द आर्ट ऑफ द ड्रामेटिस्ट यानी अकॉर्डिंग टू अरस्तु देयर कैन बी नो वर्स एनिमीज, जो मतलब कोई बहुत यानी सबसे बड़ा इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता ऑफ द आर्ट ऑफ द ड्रामेटिस्ट यानी ड्रामेटिस्ट जो नाटककार है उनकी कला का इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, देन द थिएटर मैनेजर यानी थिएटर मैनेजर से, एंड रिलायंस ऑन द थिएट्रिकल और जो रंगमंचीय वो मैनेजमेंट जो होता है उससे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उनकी कला का कोई नहीं हो सकता, एंड द इसेंशियल और जो सनसनी है सेंसेशनल हैज़ स्पॉइल्ड द मीनिंग जो कि उसकी मीनिंग को उसके अर्थ को ख़राब कर देती है, एंड एक्सीलेंस ऑफ द प्ले यानी प्ले की उत्कृष्टता और उसके अर्थ को ख़राब कर देती है। अब आगे देखते हैं सॉन्ग एंड मेलोडी यानी छठवां नंबर जो आपका इसेंशियल फीचर था ट्रेडी का अरस्तु के अनुसार, वो सॉन्ग और मेलोडी गीत की बात हो रही है दोस्तों, गीत जो है। अब देखते हैं इसमें सॉन्ग इज़ द लिरिकल एलिमेंट यानी गेय तत्व होता है, सॉन्ग जो है एक गेय तत्व होता है, दैट इज़ फाउंड इन द कोरिक पार्ट यानी जो कोरिक पार्ट है, कोरिक भाग है ऑफ द ट्रेडी का, उसमें पाया जाता है। इट इज़ द ये लिखा हुआ है दोस्तों, एम्बेलिश्ड पार्ट व्हिच डिस्टिंग्विशेस ट्रेडी विथ स्वीटनेस यानी ये है क्या है, अलंकारिक भाग होता है जो कि ट्रेडी को स्वीटनेस से अलग करता है यानी मधुरता से त्रासदी को अलग करता है। इट इज़ द एलिमेंट ऑफ म्यूज़िक, ये म्यूज़िक का एलिमेंट है वो है, दैट मेक्स अ ट्रेडी प्लीजेंट जो कि एक ट्रेडी को सुखद बनाता है, यानी ये संगीत का अवयव है जो ट्रेडी को सुखद बनाता है। आगे देखते हैं कि बिसाइड द 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडी यानी ये 6 महत्वपूर्ण जो भाग आपके ट्रेडी के बताए गए, इनके अतिरिक्त देयर आर फर्दर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, कुछ और जो है महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं, दैट आर द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रामेटिक यूनिटीज़ जो कि ड्रामेटिक यूनिटीज़ के नाटकीय एकता की समस्या होते हैं। अरस्तु वाज वेरी पार्टिकुलर अबाउट द ड्रामेटिक यूनिटीज़ ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन यानी अरस्तु साहब जो ड्रामेटिक यूनिटीज़ है कहने मतलब नाटकीय एकता है जो समय की, स्थान की और कार्य की जो नाटकीय एकता है, इसमें एक खास थे यानी इसके लिए वो एक खास थे, एक पार्टिकुलर एक विशेष सोच उनकी थी इसके बारे में। अब आगे देखते हैं कि ट्रेडी ट्राइज टू एक्ट विद इन ए सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ द सन यानी ट्रेडी क्या करती है दोस्तों, सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ द सन यानी सूर्य की एक परिक्रमा के अंतर्गत ही अपने कार्य को करना चाहती है, ट्राइज टू एक्ट यानी करने की कोशिश करती है। दिस मीन्स इसका मतलब यह है कि दैट एन एक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड किसी मतलब कार्य को परफॉर्म किया जाए एट अ पार्टिकुलर प्लेस एक विशेष स्थान पर, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड एक विशेष समय पर, यानी इसका मतलब यह है कि एक विशेष समय पर किसी भी कार्य को एक विशेष समय और विशेष स्थान पर ही उसको परफॉर्म करना चाहिए। द एक्शन ऑफ ट्रेडी आर द ट्रेजिक एक्शन मतलब कहने की जो ट्रेडी का एक्शन है, कार्य है या ट्रेजिक एक्शन है, ट्रेजिक कार्य जो है, मस्ट बी परफॉर्म एट अ पार्टिकुलर प्लेस एक विशेष स्थान पर इसको परफॉर्म करना चाहिए, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के एक
विशेष मतलब एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, समय के एक मतलब विशेष समय के भाग में या विशेष समय पर विशेष स्थान पर उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ये मतलब ट्रेडी का तथ्य है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण आंसर था, जिसमें आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई गई है ट्रेडी के बारे में। अरस्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या ट्रेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के भाग को, अरस्तु साहब की परिभाषा को ट्रेडी की, या उससे रिलेटेड प्लाट या जिन चीज़ों के बारे में बताया गया, इन सारी चीज़ों में से किसी चीज़ को आप रख सकते हैं वहाँ और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर टाइप करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।